अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4-5 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जनरल बाजवा को इमरान खान ने अपने आखिरी दिनों में नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले दो अहम पैगामात भेजे थे, 14 मार्च को और 17 मार्च को। वो क्या पैगामात थे और इनकी तफसीलात क्या हैं, इसके हवाले से आपसे तफसीलन बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे, सदर आरिफ अलवी ने आज एक अहम बयान दिया है जिसमें उन्होंने जर्नेलों की एहतसाब की बात की है और मुतालबा किया है कि जो जो सियासत में मुलव्वस जर्नेल हैं, चाहे वो साबका हों या मौजूदा हों, उनका एहतसाब होना चाहिए। इसका आगे जाके ये हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात में क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, तफसीलन इस पर भी बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे, यूरोपियन यूनियन के बाद बरतानिया और अमेरिका ने भी मुतालबा कर दिया है फेयर ट्रायल के हवाले से और मिलिट्री ट्रायल के हवाले से सवालात उठाए हैं। क्या इन सवालात की वजह से और दबाव की वजह से जो बाकी 60 पीटीआई के वर्कर्स का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना है वो रुक जाएगा या वो जारी रहेगा? तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। और इसी से ही मिलता जुलता आपको एक साइफर के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी फरवरी 2017 में एक साइफर भेजा गया था हुकूमत पाकिस्तान को, उसकी तफसीलात भी बताऊंगा। साथ साथ लोकल और नेशनल न्यूज़ के हवाले से एक हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया है 5 अहम वजारतों में हज़ारों आसामियां कम करने और ख़त्म करने का फैसला किया गया है। इसकी तफसीलात क्या हैं, इस पर भी बात होगी। और इंटरनेशनल खबर के हवाले से शेख हसीना वाजिद के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के न्यूक्लियर पावर प्लांट में गबन करने का मामला और उसके साथ साथ बांग्लादेश में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाले से भी इस बुनियाद के ऊपर बांग्लादेश की हुकूमत ने इंडिया से बाकायदा शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया है। इसकी तफसीलात क्या हैं, इस पर भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन दो वाकयात का जो कि इमरान खान ने अपने नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले कुछ दिन पहले ये जो वाकयात रूनुमा हुए। ये पीटीआई की तरफ से हमेशा से वो कहा जाता है कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेना चाहते थे और उसके साथ साथ ये भी कि जनरल बाजवा ने ही उनकी हुकूमत गिराई है। और इस हवाले से पहले आपको याद होगा कि सबसे पहले तो अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, फिर इमरान खान ने ये एक्सक्यूज मी अल्टीमेटली बाकी सबके ऊपर इल्ज़ामात लगाते लगाते अब फाइनल जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा को ही सारा मुरद इल्ज़ाम ठहराया है कि उनकी हुकूमत गिराने के पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। और अभी रिसेंटली जो उन्होंने ट्वीट किया था वो कहते हैं कि सिर्फ जनरल फैज़ हमीद का ही क्यों मिलिट्री कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, जनरल बाजवा का भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो इस पे मेरे चंद अहम ज़राए उनकी तरफ से मैंने इस हवाले से पूछा कि क्या वाकई जनरल बाजवा का कोई हाथ था और क्या वाकई जनरल बाजवा ने ही इमरान खान की हुकूमत गिराई है। तो इस हवाले से मेरे ज़राए ये बताते हैं कि आपको सिर्फ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन से चंद हफ्ते पहले के दो वाकयात बताते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर आप खुद फैसला करें कि क्या जनरल बाजवा वाकई इमरान खान की हुकूमत गिराने में जिम्मेदार थे या ये जो इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो सियासी जमातों की अपनी जो है वो पूरी एक हिकमत अमली के जरिए वो किया गया था। पहला वाकया ये हुआ 14 मार्च 2022 को। इमरान खान ने असद उमर को घर भेजा जनरल बाजवा के और उनको ये पैगाम भेजा कि आप ये जो, क्योंकि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी अपोजिशन की जमातों की तरफ से ये 8 मार्च को जमा हो गई थी। उस टाइम तक कोई सीरियसली इमरान खान भी समझते थे कि शायद ये नहीं होगी कोई एफर्ट, और वो ये समझते थे कि जनरल बाजवा और जो इस्टेब्लिशमेंट थी उस टाइम की वो इनको बचा लेगी। जिस तरह पहले तमाम तर जो मामलात में इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की मदद करती थी, चाहे वो किसी भी हवाले से कानून साजी हो, उसमें बंदे पूरे करके देने हों, जनरल फैज़ को ये फ़ोन कर देते थे वो एजेंसीज इमरान खान के लिए पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठे कर देते थे। तो इमरान खान ये समझते थे कि अब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब नहीं होगी और इस हवाले से उन्होंने 14 मार्च को असद उमर को भेजा और ये पैगाम भेजा जनरल बाजवा के लिए, जो मेरे ज़राए ये बताते हैं कि आपको 2 साल की एक्सटेंशन देते हैं। आपकी जो एज है अभी 62 ईयर है, 64 ईयर तक आप जो है ये वो कर सकते हैं, जो आर्मी चीफ के तौर के ऊपर सर्व कर सकते हैं और मैं असम्बली की बाकायदा मंजूरी वो दे देता हूं। तो आप ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसको रुकवाएं। इस हवाले से जनरल बाजवा ने जो असद उमर हैं उनको ये पैगाम भेजा कि जो पहले टाइम उन्होंने एक्सटेंशन ली थी वो उनकी गलती थी और दूसरे टाइम अगर वो एक्सटेंशन लेते हैं तो ये एक जुर्म होगा इस इदारे के साथ भी और उनके अपने ऊपर भी, इसलिए वो किसी भी एक्सटेंशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। फिर उसके बाद ये असद उमर जब ये जो जवाब लेके गए तो उसके बाद दोबारा इमरान खान ने परवेज खटक को
कहा और उनसे कहा कि आप जाके उनको मनाएं और एक्सटेंशन के हवाले से बातचीत करें। इमरान खान की तरफ से जो असद उमर के हाथों ये जो भेजी गई थी पहली ऑफर एक्सटेंशन के लिए, वो जनरल बाजवा ने रिजेक्ट की। तो उसके बाद फिर उन्होंने परवेज खटक साहब को कहा कि आप उनसे बात करें, और परवेज खटक साहब ने जनरल बाजवा को फोन किया और कहा कि इमरान खान का एक पैगाम है, वो आप तक पहुंचाना है, आपसे मिलना है। तो जनरल बाजवा ने कहा कि वो आउट ऑफ सिटी है, इसलिए मुलाकात तो नहीं हो सकती, आप इस तरह करें फोन पे ही, लेकिन उसके लिए आप एक सिक्योर लाइन से रब्ता कर लें मुझसे। आप DGISA के ऑफिस चले जाएं, वहां उनके फोन से आप जो है ये रब्ता करके या जो आपने पैगाम भेजना है पहुंचाना है मुझे, वो पहुंचा दें। तो परवेज खटक साहब DGISA के ऑफिस गए और वहां पे DGISA उस टाइम जो जनरल नदीम अंजुम थे उनके सामने बैठ के इन्होंने कॉल की और ये पैगाम भेजा इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान ये चाहते हैं कि वो कंटिन्यू रखें और इस हवाले से इंडेफिनेट पीरियड के लिए आप आर्मी चीफ बन जाएं। और उस टाइम जो परवेज खटक साहब थे उनको भी शायद रूल्स का नहीं मालूम था, और फिर जनरल बाजवा ने उनको बताया कि ये जो इंडेफिनेट पीरियड के लिए कोई भी नहीं होता, जो मैक्सिमम जो एज लिमिट है उन्होंने ये बताया सारा कि ये हो सकता है। और मैं पहले भी वो ये जो असद उमर को भी ये अपनी तरफ से जो जवाब था वो भेज चुका हूं, इसलिए ये मुमकिन नहीं है जो मैं एक्सटेंशन लेने के हवाले से। बहरहाल ये इमरान खान ने अपने 2 हफ्ते पहले जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उससे पहले जनरल बाजवा को ये पैगाम भेजा और ऑफर की एक्सटेंशन के हवाले से। तो ये जो इमरान खान कहते हैं कि वो जनरल बाजवा उनकी हुकूमत गिराने के पीछे है, कभी अमेरिका, और ये सारा कुछ मुर्द इल्जाम ठहराते हैं दूसरों को, ये उनकी अपनी ही जो हुकूमत के हवाले से बैड गवर्नेंस थी, पुअर परफॉर्मेंस थी, और उसके साथ साथ सियासी जमातों को जो टारगेट किया जा रहा था इमरान खान के दौरे हुकूमत में, यही वो वजह है कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठ के उन्होंने ये मुत्तफिका तौर के ऊपर एक हिकमत अमली बनाई और सदर आसिफ अली जरदारी ने ही इसको लीड किया था। इस पूरी हवाले से जो इमरान खान के नो कॉन्फिडेंस के हवाले से आपको याद होगा सिंध हाउस में जो PTI के बंदे तोड़े गए थे वो भी उधर ही रखे गए। तो ये तमाम तर जो इसमें सियासी तौर के ऊपर जो हिकमत अमली और जो सियासी जो जमातों की एक वो था इकट्ठ था या जो इत्तेहाद था, उसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान की हुकूमत गई है। अगर इमरान खान ये समझते कि जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत गिराई है तो वो कभी भी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफर ना करते। बहरहाल ये जो खासतौर के ऊपर ये जो 2 वाकयात हैं वो इसका कोट करने की वजह यह है कि आज साबिक सदर आरिफ अलवी ने एक बयान दिया है और उस पर उन्होंने ये मुतालबा किया है कि सिर्फ जनरल फैज हमीद का ही क्यों कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। सियासत में तो जो माजी में भी मुलव्वस थे या जो मौजूदा जनरल्स मुलव्वस हैं, इन सब का एहतसाब होना चाहिए। ये जो आरिफ अलवी साहब का एक जो मैसेज है या जो बयान है, इससे एक तो ये है कि जो पहले मामलात मैंने आपको बताए हैं कि 8 अगस्त 2022 में जब ये इमरान खान की हुकूमत चली गई थी, उसके बाद भी सदर आरिफ अलवी ने जनरल बाजवा को 2 बार बुला के सदर हाउस में इमरान खान से मुलाकातें करवाई थी और उनसे यही जो है वो इन्होंने मुतालबा किया था कि ये जो PDM की हुकूमत है उसको गिरा दें और आरिफ अलवी साहब इनसे जो उस टाइम वजीर आजम थे शहबाज शरीफ, उनसे एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। तो ये जो सदर अलवी थे वो खुद सियासत में इन जर्नेलों को ना सिर्फ ये कि इन्वॉल्व करते थे बल्कि उनको बुला बुला के ये उनकी मदद हासिल करते थे। ये आरिफ अलवी साहब का मुझे नहीं मालूम कि ये किस तरह बयानात दे देते हैं मीडिया के ऊपर, जबकि खुद जो बैक चैनल पे या जो माजी में खुद जो कुछ करते रहे, इनका खुद जो एक कॉल और फेल में तजाद सामने आता है। तो ये जो अलवी साहब का एक तो बयान है एहतसाब के हवाले से, एक तो उनका जो माजी का कॉल और फेल का तजाद है वो सामने आता है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक अहम मैं समझता हूँ कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो अलवी साहब ने आज बयान दिया है, वो मुज़ाकरात के ऊपर आने वाले दिनों में बड़ा अहम जो है वो इसका असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि PTI जब तक ये सीज फायर नहीं करेगी, खासतौर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी जिस तरह इदारों को टारगेट किया जाता है या किया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो इनके रहनुमा हैं अगर वो इस तरह के बयानात देंगे, जैसे आज आरिफ अलवी साहब ने कहा कि मौजूदा भी मिलिट्री लीडरशिप उनके खिलाफ भी एहतसाब होना चाहिए और उसके साथ साथ जो माजी के हैं उनके खिलाफ भी एहतसाब होना चाहिए, जो भी सियासत में मुलव्वस हो। इससे एक तो पहले खुद ये इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन अब ये जिस तरह ये कहा जा रहा है अलवी साहब की तरफ से,
ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ सकता है ख़ास तौर पे। और ये अगर इस तरह कोई इस तरह के बयानात का सिलसिला चलता रहा तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत, जो कि अभी मेरी इतला यही है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई गो अहेड नहीं दिया गया मुज़ाकरात के हवाले से भी, और ना ही कोई इमरान खान को माफ़ी देने के हवाले से कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई वाज़े इशारे मिले हैं। मेरी इतलात और इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ अपने ज़राए से बात की और ये पूछा कि क्या इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हों ताकि सियासी तौर के ऊपर इस्तेकाम पैदा हो, और ये जो इंतशार, तोड़ फोड़ और अदम इस्तेकाम की एक फ़िज़ा है उसमें कुछ बेहतरी आए। तो इस हवाले से मेरे ज़राए ये कहते हैं कि एक ही सूरत है और वो यही है, इमरान खान माफ़ी मांगेंगे तो तब ही इस्टेब्लिशमेंट शायद कोई मुज़ाकरात के हवाले से रज़ामंद हो सकती है। मुज़ाकरात भी वो खुद बराह रास्त नहीं करेंगे बल्कि इन्हीं जो मौजूदा हुकूमत है उसके ज़रिए ही करेंगे। उसके बगैर वो मेरे जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि आप ये किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके कोई घर को आग लगा जाए और आप फिर उनसे मुज़ाकरात करके और उनको माफ़ी भी वो ना मांगे और आप उनको जो है वो वैसे ही छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इसलिए पहली बात तो ये कि जब तक कि इमरान खान खुद माफ़ी नहीं मांगेंगे, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 9 मई के वाक़यात के हवाले से कोई इसके हवाले से कोई पेशरफ नहीं हो सकती इमरान खान की रिहाई या डील के हवाले से। और दूसरा, ये जो इनके सियासी रहनुमा है और उनका सोशल मीडिया है, अगर उनकी तरफ से इस तरह का ही जो रद्द-ए-अमल आता रहेगा और ऑफेंसिव लैंग्वेज और इदारों को टारगेट किया जाता रहेगा तो उसके साथ कभी भी नहीं चला जा सकता जो पीटीआई के साथ, और ना ही ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो आरिफ अलवी साहब का बयान है ये आगे जाके जलती पर तेल का काम भी कर सकता है। और इस तरह के आरिफ अलवी के अलावा भी कुछ जो इनके जो है हॉकिश जो एलिमेंट हैं, अगर वो भी इसी तरह सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर इस तरह के बयानात देते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि शायद ये जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हैं वो बेनतीजा ही साबित हों। और इस हवाले से देखना ये होगा कि 2 जनवरी को जो आगे दूसरी मुलाकात होनी है उससे पहले जो मुतालबात पेश किए जाने हैं पीटीआई की तरफ से या हुकूमत की तरफ से भी, जो भी एक वाज़े जो तरीक़ाकार या लाहे अमल वो अख्तियार करना है, उससे वाज़े हो जाएगा कि क्या ये संजीदगी से मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे। पैरेलल इस पे मज़ीद जो अपडेट होती रहेगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन का कल मैंने जिक्र किया था, उनकी तरफ से जो सवालात उठाए गए मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, उसके बाद बरतानिया की तरफ से भी जो सवालात उठाए गए और फेयर ट्रायल के हवाले से बात की गई, फिर अमेरिका की तरफ से भी ये मामलात उठाए गए और मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल है सिविलियंस के इस हवाले से सवालात उठाए गए। कल जो यूरोपियन यूनियन है इसके हवाले से तो मैंने पहले ही ऑलरेडी ये सारे बताया था, इसकी रीजंस भी और ये सारा कुछ। ये जो अमेरिका और बरतानिया की तरफ से अब ये इस तरह का मुजाहरा किया जा रहा है और पाकिस्तान के ऊपर इस तरह बयानात दे के दबाव डाला जा रहा है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल ना कराने का सिविलियंस का। अगर आपको याद हो, ये जुलाई में जो वाकयात हुए बरतानिया में नस्ली इम्तियाज के हवाले से, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो भी लोग, इवन जिसने ये नस्ली इम्तियाज के हवाले से किसी ट्वीट को रीट्वीट किया, किसी फेसबुक की पोस्ट को लाइक कर दिया, उनको भी सजा दी गई है। तो ये अपने मुल्क में ये इस हवाले से जो इनका जो है वो नो टॉलरेंस है, ये इस तरह की जो पॉलिसी के हवाले से, तशद्दुद के हवाले से। लेकिन ये दूसरे ममालिक के लिए इनको जमहूरियत याद आ जाती है कि किसी अगर दूसरे मुल्क की इस तरह सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस के ऊपर भी हमलावर हो जाएं और उस पर अदालतें कोई सजा दें तो ये इनको काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अपने मुल्क में ये किसी एक पोस्ट को लाइक करने से भी इनके ना सिर्फ ये कि नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल जो हारमनी है उसके ऊपर गजन पहुंचती है। तो मेरा ख्याल है कि ये इनकी तरफ से जो एक रवैया है ये बिल्कुल भी अफसोसनाक है। इसी तरह अमेरिका का अगर आप देखें तो अमेरिका का जो उनकी कांग्रेस के ऊपर जो हमला किया गया पार्लियामेंट के ऊपर, और जितने भी जिम्मेदार लोग थे उनको ना सिर्फ ये कि सजाएं दी गई, बल्कि उसके साथ साथ अगर देखा जाए कि अमेरिका के जहां पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन किसी दूसरे मुल्क में भी है, अफगानिस्तान में फॉर एग्जांपल हैं, अगर वहां पे किसी उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर कोई हमलावर हुआ है तो ये पकड़ के उनको गुआंतानामो बे ले गए, वहां पे जहां पे अमरीकी कवानीन ही उनका निफाज नहीं होता, ताकि कल को किसी अमरीकी अदालत में ये इस तरह के ट्रायल्स को चैलेंज ना किया जा सके। तो ये अपने लिए इनके जो असूल हैं और कवानीन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और दूसरे ममालिक के लिए ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बिल्कुल जो कुछ अमेरिका या बरतानिया कहे वो उसी के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मेरा ख्याल है कि ये इस हवाले से जो अगर ये कोई एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान इसके दबाव में आ जाएगा, तो मेरी इस हवाले से मुख्तलिफ ज़राए से भी बात हुई, वो कहते हैं कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि अमेरिका या बरतानिया की तरफ से दबाव, इससे कई गुना ज़्यादा दबाव पाकिस्तान के ऊपर डाला गया है। इवन
जब 2016 में ये ट्रंप इलेक्शन जीत के आए और उसके बाद फरवरी 2014 में जो मेरे जराए ये बताते हैं कि ये इससे कई गुना ज्यादा ट्रंप ने साइफर भिजवाया, जो हमारे अपने जो वहां पे एम्बेसी है उनके जरिए साइफर आया, जिसमें ट्रंप की तरफ से बड़े सख्त पैगामात और बड़ी सख्त धमकियां दी गई थी। लेकिन पाकिस्तान ने उन धमकियों को कभी भी खातिर में नहीं लाया और अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी है या अपना जो अंदरूनी या जो नेशनल इंटरेस्ट हैं या मफादात हैं उनको ही हमेशा मद्देनजर रखा और किसी भी इस हवाले से बैरूनी दबाव में नहीं आता। पाकिस्तान ने हमेशा वही किया है जो कि कौमी मफाद में हो, चाहे वो अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर जितना भी उन्होंने इल्जामात लगाए कि ये पाकिस्तान डुअल गेम खेल रहा है, या इस तरह के शकील अफरीदी का जो हवाले करने के हवाले से, तो ये तमाम तर जो दबाव और प्रेशर के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा वही किया जो कि कौमी मफाद में बेहतर हो। इसलिए ये जो मजम्मतें या इस तरह के सवालात उठाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ज़राए मेरे यही बताते हैं कि ये जो बाकी मानदा 60 जो PTI के वर्कर्स हैं उनको भी सजाएं होंगी और बहुत जल्दी होंगी, और इस हवाले से किसी भी बैरूनी दबाव को खातिर में नहीं लाया जाएगा। बहरहाल इस हवाले से मैंने सोचा कि आपके साथ ये भी अपडेट शेयर कर दूं। अब जरा बात कर लेते हैं कि हुकूमत की तरफ से ये जो एक ऑस्टेरिटी मैयर्स के हवाले से और अखराजात को कम करने के हवाले से शहबाज शरीफ हुकूमत ने पहले एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने ये सिफारिशात दी थी और उन सिफारिशात की बुनियाद के ऊपर ये कहा गया था कि कुछ वजारतें जिसमें सरप्लस जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ख़त्म करने के हवाले से, और जो डिवॉल्व हो गई थी सूबों को वजारतें उनकी यहाँ पे मरकज़ में रखने का या जो उनके हवाले से कोई वो नहीं किया जा सकता, इसका जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको कम करने के हवाले से। तो इस पे आज जो वफाकी काबीना है उससे मंजूरी ली जानी थी, खासतौर के ऊपर 5 वजारतें जिनके हवाले से ये वो कहा गया था कि पहली तो जो वजारत है वो जो हाउसिंग की है, दूसरी जो ट्रेड की, तीसरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और फिर चौथी फूड सिक्योरिटी, और उसके साथ साथ सरमायाकारी बोर्ड। इन 5 जो वजारतें और इदारे हैं इनके हवाले से सिफारिशात बाकायदा तैयार हो चुकी हैं, और जो सरप्लस एम्प्लॉयज़ हैं उनको घर भेजने की भी बाकायदा जो मंजूरी है आज वफाकी काबीना ने देनी है। बहरहाल इस हवाले से हुकूमत की ये जो ऑस्टेरिटी मैयर्स हैं, एक तरफ तो हम देखते हैं कि ये मुलाजमीन बेचारे जिनको छोटी छोटी तनख्वाहें मिलती हैं ये उसको घर भेज रहे हैं, दूसरी तरफ जो है ये वज़रा अपनी जो तनख्वाहें और मराहत हैं वो 100 गुना ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दी हैं। बड़े जितने भी इन्फ्लुएंशियल्स हों, चाहे वो जजेस हों, जनरल्स हों, जजेस के हवाले से अगर आप देख लें तो उनकी तनख्वाहें क्या से क्या हो गई हैं। तो ये जो हुकूमत का हमेशा से जो इनका बस चलता है वो गरीब जो एक आम मुलाजिम है, चाहे वो छोटे तबके के, उनको ही घर निकालना है और उनको ही घर भेजने के हवाले से। तो उम्मीद है कि ये हुकूमत इस हवाले से रिव्यू करेगी, और ये जो इसके हवाले से जो सरप्लस का है कि उनको या तो सूबों को सरेंडर कर दें, जो वजारतें डिवॉल्व हो गई हैं उसके हवाले से। बहरहाल इस पे उम्मीद यही है कि हुकूमत ये इसके हवाले से कोई अच्छा ही फैसला करेगी। अब जरा बात कर लेते हैं शेख हसीना वाजिद के हवाले से। अब काफ़ी बांग्लादेश में हलचल शुरू हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले एक उनकी जो कमीशन बनाया गया था, जो खासतौर के ऊपर जो तलबा एहतजाज था उस दौरान जो मिसिंग पर्सनस थे उसके हवाले से कोई 3500 के करीब का वो रिपोर्ट आई थी कि 3500 के करीब जो मिसिंग हुए थे जो बांग्लादेशी सिटीजन्स ये शेख हसीना वाजिद की हुकूमत में, उस पर एक रिपोर्ट आई थी। अब एक नई जो एक बांग्लादेशी गवर्नमेंट की तरफ से जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि उन्होंने बाकायदा कुछ, एक तो जो वहाँ पे सिविल न्यूक्लियर पावर जो प्लांट्स हैं वो लगाए गए थे शेख हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत में, उसकी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। वो कोई $5 बिलियन की जो है वो इस हवाले से कोई शेख जो हसीना वाजिद हैं उनके ऊपर कोई मुबैना तौर के ऊपर गबन की ये तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। और इस हवाले से ये जो पावर प्लांट लगाया गया था, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो रशियन गवर्नमेंट की तरफ से उनके उससे वो किया गया था, ताउन से ये लगाया गया था। उसके साथ साथ जो शेख हसीना वाजिद की वही जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और मिसिंग पर्सनस के हवाले से भी जो तहकीकात हैं उस बुनियाद के ऊपर ये जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट है उसने बाकायदा तौर के ऊपर ये मुतालबा किया है इंडियन गवर्नमेंट से कि वो शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करें। और इस हवाले से जो इंडियन गवर्नमेंट के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी
ये इस मुतालबे के हवाले से कंफर्म किया है कि बाकायदा तौर पे बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से ये मुतालबा जो है वो उनको मिला है। अब देखना ये है कि क्या इंडिया वो हैंड ओवर करता है बांग्लादेश के या नहीं। ऑलरेडी अगर हम देखें तो इंडिया और बांग्लादेश की जो मौजूदा हुकूमत है या जो मौजूदा निगरान सेटअप है उसके ताल्लुकात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। उससे पहले जो है शेख हसीना वाजिद की जो हुकूमत थी वो एंटी पाकिस्तान कंसीडर की जाती थी और प्रो इंडिया कंसीडर की जाती थी, लेकिन अभी जो हालिया जो सेटअप है निगरान, इसके पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छे जो है वो फ़िलहाल तो जो ताल्लुकात और मरासिम है वो नज़र आ रहे हैं। चाहे वो अभी रिसेंटली चीनी की पाकिस्तान की तरफ से एक्सपोर्ट हो बांग्लादेश के लिए, या फिर बाकी जो कल्चरल वो हमने देखा है कि कुछ वो भी एक्सचेंज के हवाले से ये सामने आ रही हैं कुछ रिपोर्ट्स वगैरह। तो ये उम्मीद यही है कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात थे जो कि हमेशा से अच्छे नहीं रहे या मिसाली नहीं रहे, अब दोबारा दोनों जो ममालिक हैं उनकी हुकूमतें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगी और पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट है और जो रवाबित हैं वो उसको भी बढ़ाने के हवाले से कोई ना कोई इसकी वो किया जाएगा, इकदाम उठाए जाएंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर